हुआ है और झड़प का मामला जो है ये कहीं आगे बढ़ गया है। अब जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में एक जो मामला चीन से विवाद का 41 दिन से चल रहा था वो अब हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए रक्षा मामलों के जानकार डीएस ढिल्लों साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है जी सर, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, अब ये विवाद नहीं रह गया है, ये विवाद से कहीं आगे बात बढ़ गई है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से और इतने बड़े स्तर पर यह घटना हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात जो दुरुस्त है। अभी विवाद नहीं है। विवाद तब तक था जब आपस में बातचीत चल रही थी, तो उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता था, वो विवाद था। अब ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया है पूरी तरह से, जिस तरह पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि सिमिलर कंडीशन जैसे कारगिल में उन्होंने हमारा लेह हाईवे डोमिनेट करने की कोशिश करी थी, इसी तरह गलवान हाइट से चाइना ने हमारा जो दरबक और दौलत बेग ओल्डी का हाईवे है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करी है और वो उस पोजीशन पे आके बैठ गए हैं। तो ये एक डिस्प्यूट से हम आगे निकल चुके हैं। काफी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ी है, क्योंकि हमने भरोसा किया था चाइना पे कि चाइना जो अपनी बातचीत का जो मरीजा है, जो पहले हमने सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करे थे कि उसको मानेगा, पर चाइना ने उसको बिल्कुल तोड़ दिया और हमारा विश्वास खो दिया है। तो ये अब हम जो एक स्टेज आगे बढ़ चुके हैं और वॉल टू वॉल कन्फ्रंटेशन की स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। सर यहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही है, यानी कि स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। अब अगर हम देखें कि नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे क्या, क्योंकि चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी ओर वो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल। पहली बात तो पहले नंबर पे मैं आऊंगा बातचीत। हम शायद कुछ नए तरीके से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बातचीत जब सेना के तौर पे होती है तो सेना कोई भी जो डिसीजन है मौके पे नहीं ले सकती है अनलेस की सेना को कोई गाइडलाइंस इशू करी जाए। अब हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल के जो रैंक के कोर कमांडर थे, वो एक मेजर जनरल लेवल के रैंक के बंदे से बात कर रहे हैं जो कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। बातचीत ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी, पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ बातचीत करके कुछ बेसिक प्रिंसिपल एग्री करने चाहिए थे कि हम कहां से कहां हटेंगे और क्या हमारी गाइडलाइंस है, वो सेना को दी जाती तो शायद नीचे हम उसमें अमल करना सेना शुरू करती। अब ये उल्टा हुआ कि पहले सेना की मुलाकात करके सेना नेगोशिएट नहीं कर सकती है। सेना इन चीजों में जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं को फॉलो करती है और जो बहुत क्लियर थे। तो हमने इसको रिवर्स में जो चलाया, शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सेना के जो बातचीत है उसका कोई नतीजा नहीं निकलना था अनलेस कि पहले पॉलिटिकल लेवल पे कुछ डिस्कशंस होके कुछ गाइडलाइंस फर्म होती, कुछ हमारी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती कि कहां कहां से कितना पीछे हटना है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उनका भी नुकसान हुआ है, अब ये नहीं पता कि कितना हुआ या नहीं है, क्योंकि ये हमें जो सूत्रों से खबर आ रही है, आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं है। बाकी मैं चाइना एक चीज चाइना तो बिल्कुल बताएगा साफ भी कर देना नहीं कि चाहता हूं। उसके कितने मरे हैं सैनिक या कुछ है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस या जो हेलीकॉप्टर की मूवमेंट देखी गई है उससे ये अंदाजा लग सकता है। हाँ बिल्कुल, हेलीकॉप्टर और जो बाकी एम्बुलेंस की मूवमेंट है वो जरूर देखी गई है। ये बिल्कुल सही है कि उनका कुछ डैमेज हो गया, पर दूसरी बात ये देखिए कि ये कोई बैलेंस शीट नहीं है जिससे हमने जस्टिफाई करना है कि उनके इतने मरे हमारे इतने मरे, हम बैलेंस में दो आगे हैं जो दो पीछे हैं। ये युद्ध कोई बैलेंस शीट नहीं है, अकाउंट्स नहीं है जो हमने बैलेंस करने हैं। हमारा एक भी सैनिक मरता है तो एक जो विधवा पैदा होती है और उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बच्चों की हमारे देश पे होती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, चाहे हमारा एक सैनिक था, चाहे 20 था, या गिनती जितनी भी हो, पर एक सेटबैक है जिसमें हमने भरोसा करने के बाद ये सेटबैक हुआ है। हमने चाइना पे भरोसा किया था कि शायद वो बातचीत करेंगे, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हुआ है, 62 में भी वही हुआ है, और 62 के बाद आज पहली बार इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हमें झेलनी पड़ी है चाइना बॉर्डर पे। जी सर, अब इससे आगे क्या क्या यहाँ से हालात और खराब हो सकते हैं या फिर अभी भी बातचीत की टेबल का रास्ता खुला हुआ है? देखिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इवन युद्ध के बाद भी बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है, सेटलमेंट होती है। तो बातचीत के रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, ना ही बंद होने चाहिए,
क्योंकि अल्टीमेटली जो बातचीत से ही कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। पर अभी जो सिचुएशन है तनावपूर्ण जरूर है, पर यहाँ पे कोई अभी युद्ध वाले हालात नहीं है, क्योंकि जो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद हम युद्ध में जा रहे हैं, ये युद्ध वाले हालात नहीं है। सिचुएशन खराब है, पर जो अभी तक जानकारी मिली है कि जहां पे हम बैठे हैं आईबाल टू आईबाल, ये इंसिडेंट जहां हुआ गलवन वैली में, एक पेट्रोलिंग पॉइंट है 14, जहां से उन्होंने पीछे हटना था वो पीछे नहीं हटे। जब भारतीय सेना ऊपर देखने के लिए गई कि उनको पीछे यानी उनको मोटिवेट किया जाए, बातचीत से पीछे धकेलने की कोशिश करी जाए, तो ये चीज बैकफायर होगी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे, बहुत बौखलाए हुए थे, और हम अपने दुश्मन के इस चाल का अंदाजा नहीं लगा पाए। हमारे पास हमने उसको एक पीसफुल दोस्त समझा, जो हमारी गलती थी। जी। लेकिन ढिल्लों साहब, यहाँ पर हम अगर ये समझें कि ये जो कुछ हुआ हर कोई एकदम सख्ते में था, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर ये हालात बने नहीं थे, झड़प वगैरह होती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है इसके बाद जो सिचुएशन वहाँ बिल्डअप हुआ है, माफ कीजिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई कोशिश होगी? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बहुत कल से ही रिएक्शन यूएसए का भी, यूएनओ का भी आने शुरू हो गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री एशिया के इस हिस्से में आपस में उलझ जाएं, और खासकर इस टाइम पे जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, वहां अटेंशन सबकी उधर है। आज इंसान को बचाने की कोशिशें हो रही है, और हम यहाँ एक दूसरा फ्रंट खोल दें जिसमें हमें महामारी से भी लड़ना पड़े और दुश्मन से भी लड़ना पड़े। ये एक पूरे वर्ल्ड की कोशिश रहेगी कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, इस टेंशन को रिड्यूस किया जाए, तभी इस जो रीजन में है शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पावर न्यूक्लियर पावर है, और इसमें थोड़ा सा भी इजाफा होने से बातचीत बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ सकती है। जी। लेकिन लेकिन ढिल्लों साहब, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं, इतने जवान हमने खोए हैं, एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमने मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया ही है। यहाँ से चीन क्या कुछ कर सकता है और हमारे लिए क्या कुछ संभव है? देखिए, पर सबसे पहले तो चाइना पे आते हैं। चाइना की एक चीज हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली ऊपर से लेके नीचे जवान तक क्लियर हो जानी चाहिए कि चाइना ने उस लैंड को डिस्प्यूटेड मानने से इनकार कर दिया है। उनके मीडिया रिपोर्ट देखिए, उन्होंने ये कहा है कि भारत हमारे इलाके में आके कार्रवाई करे। तो चाइना ने अपना प्रभुत्व जो वहां पे पूरी तरह से मान लिया है कि ये इलाका हमारा है। तो ये स्टैंड चाइना ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और हमें भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चाइना वहां पे जबरदस्ती बैठा है अगर वो इलाका हमारा है। तो ये थिंकिंग हमको हर लोगों को अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। दूसरा, चाइना चाहेगा कि कुछ नेगोशिएट करके कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स, खासकर वो गलवान वैली में जो उसका काराकोरम हाईवे है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमारी हाईवे का ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ हाइट वो नेगोशिएशन से अपने पास रख ले। तो अभी ये हम एक थोड़ा स्टैंड अप जरूर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कॉशन के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा, फूक फूक के कदम रखना होगा, क्योंकि जो यकीन था, जो भरोसा था चाइनीज के ऊपर, जो उनकी आर्मी के ऊपर, की वहां देखिए ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पहले हाथापाई हुई, 2-3 बार हाथापाई हुई, पर ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी की जान जाए। अब जान चली गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे अब सेना कोई भी यूनिट जिसका कमांडिंग ऑफिसर इस तरह वहां पे मारा गया है, इसको लाइटली नहीं लेगी, और वो जवान और वो यूनिट, जो ब्रिगेड, पूरी तरह से अभी तैयार होंगे कि हमने बदला लेना है। तो छोटी सी भी प्रोवोकेशन है तो ये एक बड़े इंसिडेंट में बदल सकती है, और इस बार हथियार भी पक्का यूज होंगे, क्योंकि ये चीज सामने आ रही है कि अगर हमारे पास हथियार होते तो हम अपने सीओ साहब को इस तरह शहीद ना होने देते। ठीक है सर, लेकिन आप ये इस टेंशन की वजह क्या मानते हैं? क्या ताइवान को लेकर के जिस तरह से उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की रिप्रेजेंटेशन रही, या फिर जो कोविड को लेकर दुनिया में हालात बने, या फिर मूल रूप से ये बात कि भारत जो सड़कों का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था उस गति से जिस गति से अब हो रहा है, ये ज्यादा बौखलाने या चिंता की बात रही उनके लिए? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। एक तो चाइना इस टाइम बुरी तरह जो कोरोना के कारण घिरा हुआ है, पूरा जो वर्ल्ड है उसको ब्लेम कर रहा है।
तो एक वो दूसरी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की पहला एम है उसका कि किसी दूसरी तरफ मुद्दे को ले जाया जाए। अभी कल भी बीजिंग में दोबारा कोरोना के बहुत केस आए हैं, 1200 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, तो बहुत बड़ा प्रेशर इंटरनली है और वो उसको एक्सपोज नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं कि वर्ल्ड की अटेंशन ये बॉर्डर इशू की तरफ जाए। दूसरा, चाहे वो ताइवान हो, हांगकांग हो, साउथ चाइना सी हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो, चाइना हर जगह जहां हमारे इंटरेस्ट थे वहां इंटरफेयर कर रहा है। चाइना को अपना जो रोड वो पाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर पोर्ट तक बना रहा है, उसको पॉपुलराइज करने के लिए, उसको एक ट्रेड रूट बनाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। और वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई पैरेलल एक्सिस उस रोड को मॉनिटर करने के लिए हम बना लें, जैसा कि जो दरबक से हमने डीबीओ तक रोड बनाई है, वो उससे काफी उसको तकलीफ है, क्योंकि एक तो हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। अभी चुशूल में भी हमने एयरफील्ड को जो स्ट्रेंथन किया है, C-130 वगैरह लैंड कर रहे हैं डीबीओ में, लेह में, चुशूल में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि अगर वहां पे पोजीशन स्ट्रांग होगी तो भारत कभी ना कभी उसको चैलेंज करेगा और उस इलाके से उसको खदेड़ेगा। तो ये चीज से वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि जो इस पोजीशन पे वो बैठे हैं, क्योंकि ये उस पोजीशन का भी उन्होंने फायदा उठाया था। अगर आप देखें कारगिल में जो फिंगर 4 से 8 तक रोड बनी है, वो कारगिल के दौरान बनाई गई थी, क्योंकि तब हमने सारी फोर्सेस यहां से विड्रॉ कर ली थी दूसरे फ्रंट पे, और चाइना ने उस टाइम एडवांटेज लेके वहां पे रोड बना ली थी। अब एडवांटेज लेके उन्होंने उस रोड को पक्का करना शुरू किया है, तो अपनी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें तकलीफ है। जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, भारत ने अभी भी बोला है कि वो निर्माण कार्य जारी रखेगा। और क्या ये कोशिश थी कि कैसे भी इतनी बड़ी का जो घटना हुई है उसके बाद कैसे भी ये जो काम है ये रुक जाए, ये क्या चीन की कोशिश है? चीन की कोशिश तो पूरी है कि हम एक स्टेटस को मान लें कि ठीक है, हम आगे कुछ नहीं करेंगे, आप आगे कुछ ना करिए। क्योंकि चीन एक तरह से प्रेशर टैक्टिक से ये दिखाना चाहता है कि आप उस रोड पे भी ना काम करिए, वो ना करिए, और वो अपना करते रहे। जब भी उनका मौका लगे वो रोड को पक्का करते रहे, आगे तक बढ़ाते रहे। अभी फिंगर 4 तक उनका कैंप बना लिया उन्होंने, वहां तक गाड़ियां आने लग गई हैं। और वो एक तरह से जो फिंगर 4 और 8 के बीच में तकरीबन 8 किलोमीटर का इलाका था, पहले ज्वाइंट पेट्रोलिंग जहां दोनों कंट्री पेट्रोल कर सकते थे, वो अब नहीं हो रही है, वो नहीं वहां जब पे जाने दे रहे हैं। तो इसलिए चाइना चाहेगा भी किसी तरह भारत से समझौता होकर एक बार स्टेटस को हो जाए, जो रोड जहां तक बनी है वहीं तक बनी रहे, और आगे उसमें भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलप ना करे, और इस बात पे सहमति हो जाए तो वो भी पीछे हट जाए। जी, अब ढिल्लों साहब हमें ये बताइए कि यहाँ से आगे क्या? ये जो कुछ हुआ है, लोग कह रहे हैं कि एक माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भी बात ठीक है कि जोश के साथ होश भी नहीं खोना है। स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली है? क्या कुछ संभावनाएं आप देख रहे हैं? कुल मिलाकर आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल है देश में इस टाइम, क्या हो, वो सब लोग एक स्टेटमेंट जो हमारी तरफ से होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हुआ है। क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या हुआ और चाइना को से ये इशू क्यों हुआ। तो जैसे कि कारगिल में रोज एक ब्रीफिंग होती थी, शाम को टीवी पे आते थे, तो उसी तरह से एक तो सरकार को विराम लगाना चाहिए अटकलों पे, और एक ऑफिशियल स्पोक्समैन जो डेली की डेली इस पे अपडेट सभी को मिले, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि हमारी सरकार संजीदा है, वो सैनिकों के पीछे खड़ी है और जो भी स्टेप रिक्वायर्ड है वो कर रही है। दूसरा, भारत में पब्लिक में बहुत इस टाइम ये है कि चाइना का बाइकआउट होना चाहिए, चाइना के साथ ये एक्शन होना चाहिए, चाइना के साथ ये एक्शन होना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें संधियां हैं हमारी पुरानी, वो इस तरह एकदम तोड़ी नहीं जा सकती, शायद मुमकिन भी ना हो, और कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के लॉ होंगे जो हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इवन पाकिस्तान से भी थोड़ा बहुत ट्रेड चलता है, तो वो सरकार ने देखना है कि किस चीज पे कितनी पाबंदी लगानी है। पर देश को एक सरकार की पॉलिसी कि हमारी सरकार अभी क्या कर रही है, फर्मनेस से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, अगर देश की दिशा जो है क्लियर होगी, सरकार की पॉलिसी और विल क्लियर होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेना के कमांडरों का मोराल बढ़ेगा, और उनको ये ताकत जरूर दे देनी चाहिए, फौज कभी निहत्थे नहीं लड़ सकती। ये जो लट्ठों की लड़ाई है, पत्थरों की लड़ाई है, फौज इसके लिए नहीं बनी है। फौज अपने दम खम पे लड़ती है, पूरे हथियारों के साथ लड़ती है। फौज इस तरह से पिट के नहीं आती है कभी। फौज है तो फौज को फौज की तरह इस्तेमाल करिए, हथियार दीजिए और इजाजत दीजिए कि जो
जैसा है उसको वैसा जवाब फौज दे सके। तभी एक मैसेज जाएगा बाहर भी, अंदर भी, और हम हर जगह हमारी पब्लिक को भी भारत जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और अपनी सीमाओं के बारे में सब चीज पे अपनी जो रक्षा कर सकता है, और नीचे तक ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जी, आप रहिए सर हमारे साथ, कुछ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और इनके टेक्निकल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चीन के विश्वासघात को लेकर अब भारत क्या कुछ जवाब देगा? भारत पूरी तरह तैयार है, क्योंकि चीन ने जो कुछ किया है उसने दशकों पुराना एक विश्वास फिर से तोड़ा है। ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। It's my life.